Good morning children, how are you all? Today in this video, I will continue the chapter The Ailing Planet, The Green Movement's Role. Alright, in my previous video, I taught you the summary of the chapter and 2 pages of the text. Alright, we completed up to page number 45, up to this paragraph. See, this is the beginning of the chapter and we completed up to page number 45, means this one. Article 40A of the Constitution of India provides, means we completed. Alright, now let's begin from page number 46 according to new book. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. Means UN ने 3-year study सर्वे किया था by using satellites, and in that survey UN found that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. यानी कि जो 88 कंट्रीज का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उस इन्वेस्टिगेशन में से बहुत सारे कंट्रीज में एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी पाई गई? क्रिटिकल पाई गई. ऑलराइट, खैर ये हो गया एनवायरनमेंट. नाउ लेट्स टॉक. आई टोल्ड यू दैट ग्रोइंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर टू डिटेरियोरेट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड. तो अब हम उसी की बात करें कि किस तरीके से ग्रोइंग पॉपुलेशन जो हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रही है. फाइन. तो देखिए, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. डोंट यू फील दैट इट इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर? है ही सबसे ज़्यादा. मैं तो कहता हूँ कि यही फैक्टर है जो हमारे एनवायरनमेंट को डिटेरियोरेट कर रहा है. ठीक है, हमारी सोसाइटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है. यानी देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. यानी ह्यूमन सोसाइटी को बर्बाद करने में अगर सबसे ज़्यादा किसी का रोल है तो वो किसका है? ग्रोइंग पॉपुलेशन का है. अब देखिए, थोड़ा समझ आएगा आपको हमने किस तरीके से पॉपुलेशन में ग्रोथ की है. इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. यानी इट टुक मैनकाइंड मोर देन मिलियन ईयर्स. 1 मिलियन मतलब 10 लाख. ठीक है, यानी इट टुक मैनकाइंड 10 लाख ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. यानी टू कंप्लीट द टैली ऑफ द 1 बिलियन पॉपुलेशन मैनकाइंड टुक 10 लाख ईयर्स. ठीक है, समझ आ गया. यानी 10 लाख साल लग गए थे हमको क्या करने में? 1 बिलियन की पॉपुलेशन इकट्ठी करने में. ठीक है, यानी 1 बिलियन की पॉपुलेशन तक पहुंचने में हमें 10 लाख साल लगे थे. दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800. यानी ये तब की बात है, 1800 की. कब की बात है? 1800 की बात है. ठीक है. बाय द ईयर 1900 अ सेकंड बिलियन वाज एडेड. देखिए, वहाँ पर 10 लाख ईयर्स लगे थे. ठीक है, यानी 1 मिलियन ईयर्स लगे थे. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओनली 100 ईयर्स. यानी कहाँ तो 10 लाख ईयर्स में आप जो 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुँच रहे हो, और कहाँ आप ओनली 100 ईयर्स में जो है 1 मोर बिलियन तक पहुँच गए. यानी 1 बिलियन तो पहले थे, 1 बिलियन और हो गए, तो कितने हो गए? 2 बिलियंस हो गए. ठीक है, तो देखिए बाय द ईयर 1900 अ सेकंड बिलियन वॉज एडेड. यानी एक और बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो गए. ठीक है, एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन. देखिए, 18th सेंचुरी यानी 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी हैज एडेड 3.7 बिलियन मोर.
और ऐड हो गए। अब टोटल पॉपुलेशन काउंट कीजिए, 5.7 हो गई। देखिए आप ये आइडिया लगाइए कि अगर किसी कमरे की कैपेसिटी है 40 पीपल की और आप उसमें भरेंगे क्या नाम है 55, तो ऑब्वियसली कंडीशन ख़राब होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी बॉल की कैपेसिटी है 1 kg वेट की या 2 kg वेट की और आप उस पर जो रखे चले जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो बॉल फटेगी और कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा जो लोग उस पर बैठे हुए हैं। तो उसी का ये रिजल्ट है जो आज देखने को मिल रहा है। कभी कोविड-19 आ जाता है, तो कभी प्लेग आ जाता है, तो कभी सुनामी आ जाती है, तो कभी अर्थक्वेक आता है, तो कभी वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये सब इन्हीं की वजह से होते हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। ये 2000 के समथिंग की यानी 1994 के समथिंग की है, यानी कि ये उस टाइम की है व्हेन द आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालखी वाला। ठीक है, ये तब की है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन। देखिए हर चौथे दिन वर्ल्ड में 1 मिलियन पीपल ऐड हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी भयंकर ग्रोथ थी उस टाइम पर। अभी ये जब कंट्रोल हो गया है 2001 के बाद कह लो, या स्पेशली इंडिया में 11 के बाद कह लो, और चाइना जैसे कंट्रीज में तो 2001 से ही हो गया था। तो तब थोड़ी सी अब रुकावट आई है, रुकावट नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा क्या नाम बैलेंस हो गई है अभी भी, लेकिन बढ़ती चली है। इंडिया जैसे कंट्री तो अभी भी अवेयर नहीं है। सो देखिए अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। नाउ बाई सीइंग द वर्ड फर्टिलिटी यू शुड नॉट कन्फ्यूज। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। फर्टिलिटी ये ज़मीन वाली फर्टिलिटी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, ये पॉपुलेशन की फर्टिलिटी है। ऑलराइट, तो देखिए फर्टिलिटी फॉल्स, यानी फर्टिलिटी फॉल्स का मतलब है यहाँ पे निकलेगा इफ़ पॉपुलेशन डिक्रीजेज इनकम्स राइज, ऑब्वियसली। यानी अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, फॉल्स का मतलब डिक्रीज होना, मैं गलत कह गया शायद तक। ठीक है, तो यानी इफ पॉपुलेशन डिक्रीजेज इनकम्स राइज। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि मार्केट में आज बहुत सारे इंजीनियर्स क्या हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी है वो कट गई, क्योंकि आज जो लाइन में लगे हुए हैं कि मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे जॉब दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर यही सिचुएशन तब होती जब क्या नाम मार्केट में डिमांड तो 100 इंजीनियर्स की होती और क्या नाम अवेलेबल केवल 25 होते, तब क्या होता, तब सैलरी बढ़ती। तो इसीलिए कह रहा है कि फर्टिलिटी फॉल्स, यानी इफ पॉपुलेशन डिक्रीजेज इनकम्स राइज, तो इनकम क्या होगी, सैलरी वगैरह बढ़ेंगी। ठीक है, जब सैलरी बढ़ेगी तो एजुकेशन स्प्रेड्स, यानी कोई भी इंसान जो अपने बच्चों को जो अच्छी एजुकेशन दिलवा पाएगा। ठीक है, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। ऑब्वियसली जब पढ़े लिखे लोग होंगे, पैसा होगा लोगों के पास, तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो हेल्थ इम्प्रूव। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इस तरीके से डेवलपमेंट यानी ओवरऑल क्या हुआ, यानी ओवरऑल जो है फाइनली पॉपुलेशन घटने की वजह से जो है डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी नानी पालकी वाला इस बात को कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट एजेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। यानी अगर विकास चारों तरफ होता रहे तो आई थिंक हम जो है जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, देखिए आपने क्लास 10th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये वही कॉन्ट्रासेप्टिव है। यानी कि एन एजेंट दैट कंट्रोल्स द बर्थ, यानी एक ऐसा एजेंट जो बर्थ को क्या करे या पॉपुलेशन को क्या करे, कंट्रोल करता है, जन्म दर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। बाकी डिटेल में जानने के लिए और सर्च कर लेना। But development itself may not be possible if the present increase in number continues. लेकिन डेवलपमेंट भी अपने आप में पॉसिबल नहीं हो पाएगा इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन द नंबर्स कंटिन्यूज। इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंटिन्यूज, यानी अगर जनसंख्या बढ़ोतरी इसी तरीके से होती रही तो जो डेवलपमेंट भी अपने आप में कार इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा और वो भी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का काम नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए
द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स दैम टू रिमेन पुअर। देखिए आज के ज़माने में भी यही हो रहा है, 1994 के टाइम पर भी यही हो रहा था, 90s के टाइम पर भी यही हो रहा था, 2000 के टाइम पर भी यही हो रहा था, और 20 के टाइम पर भी यही हो रहा है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स दैम टू रिमेन पुअर। यानी कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, सॉरी, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, पुअर बिगेट चिल्ड्रन, बिगेट का मतलब होता है टू गिव बर्थ, ठीक है। यानी गरीब क्या कर रहे हैं, बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जिसकी वजह से वो हमेशा किस में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए और रिसोर्सेस नहीं है उन्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए, तो ऑब्वियसली तुम लोग पुअर होंगे, क्योंकि पॉवर्टी हटाने के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन चाहिए ना, और एजुकेशन होगी तो जॉब मिलेगी, ठीक है, जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी हटेगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ है। तो रिच गेट रिचर यानी अन पुअर भी गेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। अच्छा, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चे पैदा करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे यहाँ काम करने वाले व्यक्ति हैं। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, मात्र इतना सा है कि मोर पीपल विदाउट वर्क, यानी बिना काम वाले लोगों की संख्या में क्या होना, बढ़ोतरी होना, यानी टू ऐड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, it is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। ऐसा कहीं भी सजेस्ट नहीं किया गया है कि ह्यूमन बीइंग को जो है जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए, पशुओं की तरह ट्रीट किया जाए, एंड कंपल्सरली स्टेरलाइज्ड एंड कंपल्सरली इफेमिनेट। स्टेरलाइज का मतलब होता है इफेमिनेट कर देना, ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में समझो तो मेड इनफर्टाइल, यानी वन हु इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्टेरलाइज्ड। यानी कि स्लैन का सीधा सीधा मतलब ये निकलेगा कि इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, कि ह्यूमन बीइंग को जो कैटल की तरह ट्रीट किया जाए, एंड उसे ज़बरदस्ती से क्या कर दिया जाए, उसकी नसबंदी कर दी जाए, ठीक है। तो स्टेरलाइज का हिंदी में निकलेगा नसबंदी। क्या ऐसा कर सकते हैं जैसे पशुओं की हम नसबंदी कर देते हैं ज़बरदस्ती? आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो बुल होता है या क्या नाम है, ऑक्स होता है, तो ऑक्स को हम क्या कर देते हैं, उसको स्टेरलाइज ही तो कर देते हैं, उसको इनफर्टाइल बना देते हैं, जिससे कि उसकी पूरी ताकत उसके शरीर में रहे और क्या नाम है, वो आराम से गाड़ी वाड़ी को, सामान को खींचने में अच्छे से काम कर पाए। तो नरेटर यही कह रहा है कि ऐसा कहीं सजेशन नहीं दिया गया है कि जो है इंसान के साथ जानवरों की तरह, पशुओं की तरह ट्रीट किया जाए और जबरन उसे पकड़ करके जो उसकी नसबंदी कर दी जाए। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 1970s के टाइम पर व्हेन श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट, सॉरी, व्हेन श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब इंदिरा गांधी जो हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए थे। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि 77 में जो इलेक्शन हुए थे, तो उस इलेक्शन में उनकी बुरी तरह से हार हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी शादियां नहीं हुई थी या कुछ और प्रॉब्लम्स थी, तो उसकी वजह से लोग नाराज़ हो गए। तो हम जो है इंसानों के साथ जो है जानवरों जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्सन। लेकिन ज़बरदस्ती का कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस किए बिना फैमिली प्लानिंग का कोई वॉलंटरली अल्टरनेटिव है ही नहीं, यानी स्वैच्छिक अल्टरनेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं हैं, ठीक है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। यानी चॉइस है आपके ऊपर बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो, एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या फिर नेवर एंडिंग पॉवर्टी में जीते रहो। ये चॉइस है आपके पास, बताइए क्या करना चाहोगे। ऑब्वियसली यही है, इंडिया इसीलिए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के उसमें लाइन में पड़ा हुआ है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि पूछो मत, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जनसंख्या को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा नेशन भी डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि अब कमी नहीं है। एजुकेशन तो ठीक ठीक है, हम लोगों के पास रिसोर्सेज भी ठीक हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। यानी ये उस टाइम की पॉपुलेशन 920 मिलियन टुडे। 920 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं? लगभग लगभग 92 करोड़,
ठीक है, उस टाइम की बात। नाउ अगर आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 135 करोड़, ठीक है। एंड अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो 121 करोड़ थी। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, यानी इंडिया की पॉपुलेशन देखिए अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की दोनों की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है, यानी दोनों की जनसंख्या को मिलाकर उससे भी ज़्यादा है इंडिया की जनसंख्या। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट, यानी इंडिया में जो कंडीशंस हैं उनसे कोई व्यक्ति फेमिलियर नहीं है, वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। देखिए साफ साफ कह रहा है कि इस बात से कोई भी आदमी जो है अवेयर नहीं है कि अगर इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई तो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं ना, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो होप्स हैं, वो उनकी झोपड़पट्टियों में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो भूखी झोपड़पट्टियाँ होती हैं जिनमें कोई खाने का सामान नहीं होता, उनमें ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, रिसोर्सेस को जब नष्ट कर दोगे, जब जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आप उनको उनकी नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो आपके एस्पिरेशंस कहाँ से पूरे होंगे कि हम जो है सुपर पावर बनेंगे, हम जो है ये बनेंगे, या हम लोग ये मिसाइल बनाएंगे, या हम ये क्या नाम है ये इन्वेंशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा इफ़ पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसीलिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी या तो पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे लो, या फिर क्या नाम है जो भूखी झोपड़पट्टियों में ही जीते रहो। तो सीधा सा मतलब रहेगा कि इस चीज़ से कोई अवेयर नहीं है, ठीक है। कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई तो जो है लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो होप्स हैं, वो जो है झोपड़पट्टियों में क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी आ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, ट्रांसेंडिंग कंसर्न यानी पहली बार मानवीय इतिहास में हमने क्या देखा, ट्रांसेंडिंग कंसर्न देखा। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, केवल लोगों के सर्वाइवल को ही नहीं, बट ऑफ द प्लैनेट, लेकिन हमें प्लैनेट के सर्वाइवल की भी बात करनी है, क्योंकि प्लैनेट है तो लोग हैं, जब प्लैनेट ही नहीं रहेगा तो लोगों का क्या होगा, ठीक है। वी हैव बेगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, यानी हमने अपने एग्जिस्टेंस के होलिस्टिक ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। होलिस्टिक ग्रोथ होता है सर्वांगीण विकास, या होलिस्टिक व्यू है यहाँ पर, यानी सर्वांगीण व्यू, यानी जब हम चारों तरफ देखते हैं, प्लेनेट की कंडीशन की तरफ भी देख रहे हैं, ठीक है, और लोगों की लाइफ की तरफ भी देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आज का एरा बहुत चेंज हो चुका है लास्ट टाइम से, देखिए, क्योंकि आज के एरा में लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आजकल जू बनाए जाते हैं, बर्ड सेंचुरी बनाई जाती हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, और क्या नाम है फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं, और ये कंपलसरी कर दिया है कि ऑलमोस्ट 33% लैंड पर क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, अगर आपको जो है एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है तो, ठीक है। वो अलग बात है कि इंडिया में भी नहीं है, इंडिया में भी यही है 23 के समथिंग है, ठीक है, 24% के समथिंग है। खैर कोई नहीं, बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। पिछले 5 सालों में जो है 3 सालों में वनों के एरिया में ग्रोथ हुई है। द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइज, एनवायरनमेंट की जितनी भी समस्याएं हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी मौत हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी मौत का सिग्नल नहीं है। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, लेकिन एनवायरनमेंट सुरक्षित है तो ये हमारे फ्यूचर के पासपोर्ट की तरह है। फॉर एग्जांपल सपोज इफ़ वन हैज़ पासपोर्ट वन कैन गो टू एनी कंट्री, ठीक है, और ऐसे ही अगर हमारा एनवायरनमेंट ठीक है तो हम भी एनवायरनमेंट में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, और कितनी भी ग्रोथ कर सकते हैं। ऑलराइट, द इमर्जिंग न्यू एरा, द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो आज का बढ़ता हुआ विश्व है ना, वो जिम्मेदारी के एरा में चल चुका है, यानी अब लोगों ने जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया है। असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी स्टार्टेड वर्किंग इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, यानी जो हम काम कर रहे हैं ना, आज सबकी देखभाल कर रहे हैं, आज हमारा जो होलिस्टिक व्यू है ना वो बहुत ही ठीक है, यानी एक होलिस्टिक व्यू है,
एन इकोलॉजिकल व्यू, और ये हमारा एक इकोलॉजिकल व्यू भी है बिकॉज वी आर केयरिंग इकोलॉजी ऑल्सो। seeing the world as an integrated whole rather than a disassociated collection of parts। यानी आज हमें वर्ल्ड को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखना है, अखंड एक दुनिया के रूप में देखना है, ठीक है, ना कि उसे पार्ट्स के रूप में देखना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कहता नहीं मैं तो नहीं लगा रहा जी, साउथ कोरिया कहता है नहीं जी क्या कर लोगे जी बताओ हम नहीं लगा रहे वन। तो ऐसे नहीं देखना है, हमें टुकड़ों में नहीं देखना है, ठीक है, हमें जो है इंटीग्रेटेड वर्ल्ड देखना है, एक अखंड दुनिया देखनी है जिससे कि हम जो है प्रोग्रेस कर पाएँ और फ्यूचर में अच्छे से जी पाएँ, राइट। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस न्यू एरा में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है प्ले करने के लिए। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर पीपल वुड if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। देखिए मैं बात करूं तो अब नरेटर नानी पालकी वाला कितना अच्छे से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, यानी कितना परिवर्तन आ जाएगा और कितना प्रभावशाली परिवर्तन होगा एक मोर बिजनेसमैन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन जो है ड्यू पॉइंट के विचारों को शेयर करें, यानी ड्यू पॉइंट के साथ अपने विचारों को शेयर करें। ड्यू पॉइंट नहीं, ड्यू पॉइंट एक्चुअली में एक अमेरिकन गन पाउडर कंपनी है। क्या है? अमेरिकन गन पाउडर कंपनी है एंड मिस्टर एडगर एस वोलार्ड इसके चेयरमैन है। कौन है? चेयरमैन है। तो उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित कर दिया कंपनी का, ठीक है। तो वो बंदा जो है एनवायरमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है। तो नरेटर भी यही बात कर रहा है कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो, कितना अच्छा परिवर्तन आ जाए एनवायरनमेंट के अंदर अगर बहुत सारे बिजनेसमैन, अगर सभी के सभी बिजनेसमैन जो है ड्यू पॉइंट के चेयरमैन के विचारों से क्या करें, के साथ शेयर करें उसके साथ अपने विचारों को, ठीक है। ही सर उन्होंने क्या कहा था कि आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस। यानी उन्होंने ये कहा था कि कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के हमारे जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है ना एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में रिक्वायर दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये उसको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हमें जो एनवायरमेंट की समझ के परफॉर्मेंस में कैसा होना चाहिए? एक्सीलेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सीलेंट होना चाहिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ऑफ ऑल द statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words। तो देखिए पहले आप मार्गरेट थैचर को समझिए। मार्गरेट थैचर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है। कहाँ की थी? इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, यूके की प्राइम मिनिस्टर थी। तो अब देखिए ये कह रहा है कि कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। नन हैज़ पास्ड सो डिसाइसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिसिटस वर्ड्स। सबसे पहले आप फेलिसिटस का मतलब समझिए। फेलिसिटस का मतलब होता है वेल सूटेड। क्या मतलब होता है? वेल सूटेड, ठीक है। यानी आज तक इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट इतना इफेक्टिव नहीं हुआ जितना कि, कोई भी इतना वेल सूटेड नहीं हुआ जितना कि मार्गरेट थैचर का हुआ था, ठीक है। मार्गरेट थैचर ने क्या स्टेटमेंट दिया था वो समझ लीजिए। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, यानी इस अर्थ पर किसी भी जनरेशन की बपौती नहीं है। फ्री होल्ड का मतलब वही फादरली राइट नहीं है, ठीक है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, यानी जो कुछ हमारे पास है वो एक जीवन की किराएदारी है और वो भी पूरी रिपेयरिंग की लीज के साथ में, ठीक है। यानी हमें यहाँ इस अर्थ पर रहना है एक जीवन के लिए, और जब तक हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, हमें इन्हें उतनी ही सुरक्षित कंडीशन में रखना है जितनी सुरक्षित कंडीशन में हमें हमारे फादर से मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेसर ब्राउन, वही है लेसर ब्राउन, ठीक है, जिन्होंने बुक लिखी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, जिसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स को डिफाइन किया था, ये वही लेसर ब्राउन है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फॉर फादर्स,
उनके अकॉर्डिंग हमने अपनी इस लैंड को अपने फॉर फादर से नहीं मिली है, हमको ये लैंड जो है अपने फॉर फादर से नहीं मिली है, बल्कि क्या है देखिए, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसको अपने बच्चों से क्या किया है, बोरो किया हुआ है। और जब कोई चीज़ बोरो करते हैं तो बोरो करने वाली चीज़ की हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, यानी हम चाहते हैं कि जिस कंडीशन में हमने इसको बोरो किया था उसी कंडीशन में हम इसको क्या कर दें, किसी को वापस कर दें। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही निकलता है स्टेटमेंट का कि जितनी अच्छी क्वालिटी की कंडीशन में, जितनी अच्छी कंडीशन में हमको ये रिसोर्सेस, ये लैंड मिली थी, उतनी ही अच्छी कंडीशन में हमें ये लैंड और रिसोर्सेस अपने आने वाली जनरेशन को क्या कर देनी है, हैंड ओवर कर देनी है। तो दोनों के विचार ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि मार्गारेट थैचर भी इसी बात को कह रही हैं कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, अर्थ पर किसी का फ्री होल्ड नहीं है। ऑल वी हैव अ लाइफ टेनेंसी, हमारे पास क्या है, एक जीवन की किराएदारी है, और वो भी पूरी रिपेयरिंग की लीज के साथ है, ठीक है। यानी हमें रिपेयरिंग करते रहना। रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई मशीनरी है, ये कोई मशीनरी नहीं है। रिपेयरिंग का मतलब सिर्फ यही है कि हमें इसकी देखभाल करनी है, जैसे कि कोई हानिकारक एलिमेंट्स नहीं छोड़े, कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं करे, कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि एनवायरनमेंट को खतरा हो, ठीक है। हमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ पर रोक लगा देनी चाहिए। इसीलिए जो है यूएन के थ्रू जो है जितनी भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है ना, आजकल तो CFC गैस पर भी रोक लगाई जा रही है। जो AC से निकलने वाली गैस है ना, उस पर भी रोक लगाई जा रही है, क्योंकि जो AC से निकलने वाली जो गैस है वो ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड द डे देयर इज अ होल इन ओजोन लेयर, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। और जहाँ मोर देन एक्सपेक्टेड हुआ, लाइफ एट अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल होगी ही नहीं। इसीलिए जो CFC पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और इसीलिए जितने भी क्या नाम है इन्वेंशंस होते हैं तो उनको सोच समझ के परमिशन लेकर के ही किया जाता है कि किसमें से कितने केमिकल्स निकल रहे हैं, राइट। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों के लिए इसको क्या कर दूँ, समराइज कर देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए आपको। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि नानी पालखीवाला रोट एन आर्टिकल ऑन 24 नवंबर 1994, ठीक है, एंड पब्लिश्ड इट इन द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश करा दी गई थी। एक्चुअली इट वाज नॉट अ चैप्टर, इट वाज एन आर्टिकल ओनली, ठीक है, आर्टिकल थी जिसमें जो है वाइटल इशूज़ को रेज किया गया था जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट, नानी पालकी वाला ने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए थे जिसमें ये पता चला कि हमने अब जो है क्या कर दिए, हमारे अंदर एक शिफ्ट आ गई है, ठीक है, हमने चेंज कर लिया अपने आप को। अर्लियर वी यूज्ड टू बिलीव इन टेक्निकल एडवांसमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, बट नाउ वी बिलीव इन द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल ग्रोथ। लेकिन अब हम क्या करते हैं, होलिस्टिक और इकोलॉजिकल ग्रोथ में बिलीव करते हैं, यानी अब सबका विकास हो, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, मोदी का नारा है ना, तो बिल्कुल वेल सूटेड है, फिलिसिटस है आज के टाइम पर, ठीक है। आज के टाइम पर चाहे वो स्नेक है या रैट है, यानी हमें ये समझ आ गया कि इनका रहना भी उतना ही कंपलसरी है और उतना ही क्या नाम है हक के योग्य है जितना कि ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस अर्थ पर रहने का हक सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ही हो, सभी का है। अच्छा, ये जो ग्रीन मूवमेंट था 1972 में, एक ग्रीन पार्टी फाउंड की गई थी न्यूजीलैंड में। तो ग्रीन पार्टी कह लो या ग्रीन मूवमेंट कह लो, इसने इतनी सक्सेस प्राप्त की कि इसे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये एकमात्र ऐसा मूवमेंट था जिसने संपूर्ण मानवता की इमेजिनेशन को क्या किया था, ग्रिप किया था, राइट। और ये जो मूवमेंट था वो मूवमेंट इतना रेवोल्यूशनरी था, जितना रेवोल्यूशनरी आइडिया किसने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था। कोपरनिकस के बारे में आपको बता चुका था दैट ही वॉज अ जियोग्राफर, ही वॉज फ्रॉम पोलैंड एंड he was an astronomer, ठीक है, astronomer कह सकते हैं। he did a lot of research and after doing his research he came to know that it is not the earth that is in the center of the universe, it is the sun that is in the center of the universe। यानी कि फाइनली उसने क्या थ्योरी दी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, ठीक है। टॉलमी ने कौन सी थ्योरी दी थी, टॉलमी ने थ्योरी दी थी जियोसेंट्रिक, यानी अकॉर्डिंग टू टॉलमी अर्थ वॉज इन द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1543 में 16th सेंचुरी में कोपरनिकस ने इस बात को हैंड्स प्रूफ कर दिया था, ऑलराइट। खैर, अच्छा, आगे अगर देखा जाए तो स्टेप्स क्या क्या लिए ह्यूमन बीइंग ने, तो स्टेप्स की अगर आप बात करते हैं तो स्टेप्स में सीधी सीधी सी बात है कि अर्थ की वाइटल कंडीशंस के बारे में पता चला। और सबसे पहले जो है विश्व स्तर पर एक चेतना जागृत हुई, इसमें ये पता चला था कि अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ जो अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और
और एक बहुत बड़ा विशालकाय प्राणी है, और हम सब इसके क्या हैं, हम सब इसके पार्ट्स हैं। ठीक है। और जब हम सब इसके पार्ट्स हैं तो जहाँ अर्थ को प्रॉब्लम होगी तो हमको भी क्या होगी, प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगी ही होगी। तो इसीलिए ये पता चला कि जिस तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की और कुछ दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अर्थ की कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, और उन मेटाबॉलिक नीड्स को हमें फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, आज अर्थ की कंडीशन एक पेशेंट की गिरती हुई हेल्थ की तरह हो चुकी है। लेकिन हमने जो अपने एथिकल ऑब्लिगेशंस को एक अच्छे स्टूवर्ड के रूप में और प्लेनेट के एक अच्छे ट्रस्टी के रूप में क्या कर लिया, रियलाइज कर लिया है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1987 वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया था। अपनी रिपोर्ट में से कैसे डिफाइन किया गया था, तो देखिए, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, यानी फ्यूचर जनरेशन की जितनी भी एबिलिटीज़ या नीड्स हैं उनसे कंप्रोमाइज़ किए बिना अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, यानी सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो यही बात है कि हमें रिसोर्सेज को जो है डिस्ट्रॉय किए बिना, ऐसी रिसोर्सेज की डिस्ट्रॉय किए बिना जिसकी ज़रूरत किसको होगी, हमारी फ्यूचर जनरेशन को होगी, डेवलपमेंट करना ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब देखिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं। जू एट लुसाका जाम्बिया, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर जो जू है वो भी एक तरीके का स्टेप ही है, यानी वार्निंग है ह्यूमन बीइंग के लिए कि तुम लोग गलत कर रहे हो। ठीक है। और यहाँ पर नरेटर जो है थैंक यू भी बोल रहा है बहुत सारी एजेंसीज को, क्योंकि एजेंसीज क्या कर रही हैं, ऐसे स्टेप्स ले रही हैं, ऐसे एफर्ट्स कर रही हैं जिससे कि प्लेनेट की कंडीशन को सुधारा जा सके। अच्छा, एक नई अवेयरनेस आ गई है इंसान के अंदर और उन्होंने जो है विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टनरशिप में बिलीव करना शुरू कर दिया है। साइंटिस्ट कैटलॉग करते हैं कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज के साथ में मैनकाइंड जो है इस अर्थ को क्या करती है, शेयर करती है। ठीक है। लेकिन एस्टीमेट वाइड वेरी वाइडली, लेकिन एस्टीमेट जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, क्योंकि अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज भी बहुत सारी हैं। अच्छा, बायोलॉजिस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं, वो अनुमान लगाते हैं दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमियस डार्कनेस, कि 3 से लेकर के 100 तक लिविंग स्पेसीज अभी भी क्या कर रही हैं, शर्मनाक अंधेरे में जी रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज दीज लिविंग स्पेसीज आर नॉट लिस्टेड, लिस्टेड नहीं है, ये अनलिस्टेड है, पता ही नहीं है हमें इनके बारे में। अच्छा, इंटरनेशनल कमीशन, जिसका नाम क्या था, ब्रांडेड कमीशन, क्या करता था, दूसरी चीज़ों से डील करता था। ठीक है। उस ब्रांडेड कमीशन के एक डिस्टिंग्विश्ड मेंबर थे जिनका नाम क्या था, मिस्टर एल के झा। एल के झा ने क्या कहा, आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्पोवर्स्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट, क्या हम अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट और इस तरह की लैंडस्केप छोड़ के जाएंगे। ठीक है। लेसर आर ब्राउन के बारे में बताई दिया दैट ही रोट अ बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, और उसमें उन्होंने क्या दिखाया, 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स को दिखाया, जिसमें कौन कौन से, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, सॉरी फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। और ये भी बताया कि ये चारों के चारों इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या करते हैं, इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड दी सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए सारा का सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ह्यूमन क्लेम ये चारों के चारों सिस्टम्स पर कहाँ पहुँच गया, अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुँच गया है, और जब जब ये होता है तो ये चारों के चारों सिस्टम्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। जेम्स पैथ बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सैड द अदर डे वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकंड, कि 1 सेकंड में 1 एकड़ खत्म करें, लेकिन नहीं, ये 1.5 एकड़ है। कितना है, 1.5 है। आर्टिकल 48A अभी बता चुका हूँ मैं आपको कि आर्टिकल 48A क्या कहता है, ये कहता है कि जो है एवरी स्टेट इन इंडिया शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि ये सब करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पेन तब होता है कि इंडिया में रूल्स को ना तो फॉलो किया जाता है, ना ही उनका रिस्पेक्ट किया जाता है, कोई मतलब ही नहीं बनता।
इसके एग्जांपल्स भी देता है कि जैसे कि बॉन्डेड लेबर, अनटचेबिलिटी एंड कास्टिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में। 3 ईयर फोटोग्राफी सर्वे के बारे में बता ही दिया मैंने, हुई थी तो 88 कंट्रीज में से बहुत सारे कंट्रीज में एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी मिली थी, क्रिटिकल मिली थी। राइट। अच्छा, फिर बताइए कि स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है। 1800 तक हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन थी, यानी कि हमें लगभग 10 लाख साल लग गए थे क्या करने में, 1 बिलियन की पॉपुलेशन तक पहुंचने में। लेकिन कहाँ, हमने 100 साल में ही 1 और बिलियन ऐड कर दिए, फिर उसके अगले 100 सालों में हमने 3.7 और ऐड कर दिए, यानी 1990 के टाइम पर हमारी पॉपुलेशन कितनी हो चुकी थी, 5.7 की समथिंग हो चुकी थी। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, बता ही दिया था मैंने। इफ़ पॉपुलेशन डिक्रीजेज इनकम्स राइज, यानी अगर पॉपुलेशन घटेगी तो इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। एजुकेशन का विस्तार होगा, हेल्थ अच्छी होगी। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इस तरीके से डेवलपमेंट जो है सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव बता ही दिया था, एन एजेंट दैट कंट्रोल्स द बर्थ। अच्छा, क्या होता है देखिए, द रिच गेट रिचर, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, एंड द पुअर भी गेट चिल्ड्रन, पुअर क्या करते हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, इन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जो उन्हें जीवन भर क्या करने को मजबूर कर देता है, गरीब रहने के लिए मजबूर कर देता है। खैर आगे देखिए जितने भी फैक्ट्स ये ना डेटा दिए हैं, ये एक्चुअली में 1995 के समथिंग के हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया कि ह्यूमन बीइंग के साथ में जो है कैटल जैसा बिहेव नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती जो है स्टेरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ज़बरदस्ती से हम क्या नहीं कर सकते, नसबंदी नहीं कर सकते, इनफर्टाइल नहीं बना सकते। ये तो हमें वॉलेंटियरली सोचना चाहिए और फैमिली प्लानिंग को अपना लेना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, चॉइस है, या तो हम बर्थ को कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें, या फिर कंटिन्यूस पॉवर्टी में ही जीते चले जाएं। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन साउथ अमेरिका और अफ्रीका को मिलाकर उनसे दोनों से कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, कोई इस बात से परिचित नहीं है कि इंडिया के लोगों की जो एस्पिरेशंस और होप हैं वो क्या हो जाएंगी, हंग्री अटमेंट्स में ही ख़त्म हो जाएंगी, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई तो। ठीक है, पहली बार जो है क्या देखा, ट्रांसेंडिंग कंसर्न देखा, और ऐसी बात नहीं है कि प्लेनेट के क्या नाम है, ये हमारी डिमाइस का सिग्नल है, डिमाइस का मतलब होता है डेथ, लेकिन ये हमारा जितना भी सेफ एनवायरनमेंट है वो हमारे किसकी तरह है, पासपोर्ट की तरह है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको बचा के रखेंगे तो एटलीस्ट हम फ्यूचर में और भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री ने किस तरीके से रोल प्ले किया है, और किस तरीके से ये जो एरा है इसे एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया, क्योंकि अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना सीख लिया है। ठीक है, पहले हमें पता चला था कि क्या नाम है, हमने सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टनरशिप में बिलीव किया है, क्योंकि उसके एग्जांपल्स भी देखने को मिल रहे हैं, बर्ड सेंचुरी देख लो, नेशनल पार्क देख लो, जू देख लीजिए, और कोई भी अगर इलीगल हंटिंग होती है तो उसके खिलाफ केस हो जाता है और तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही तो रिजल्ट है, क्योंकि अब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरनमेंट को सेव करने की, बचाने की। ठीक है, तो इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रही है, अभी भी कर रही है। मिस्टर एडगर एस वुलर्ड की बात करें तो वो चेयरमैन है ड्यू पॉइंट की। ड्यू पॉइंट एक कंपनी है, गन पाउडर कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को सीईओ घोषित कर दिया कंपनी का, और उन्होंने ये कहा था कि आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें जो है एक्सीलेंट होना चाहिए एनवायरनमेंट के परफॉर्मेंस में। ठीक है, अच्छा, मार्गरेट थैचर जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पर एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट इतना इफेक्टिव हुआ था कि आज तक इंग्लिश लैंग्वेज में कोई इतना इफेक्टिव स्टेटमेंट नहीं हुआ। अच्छा, स्टेटमेंट क्या था ये देख लीजिए, स्टेटमेंट ये है, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, ये स्टेटमेंट इनका है। ठीक है, और इनसे भी बढ़िया कह लो या इनके जैसा ही स्टेटमेंट किसने दिया, मिस्टर लेसर आर ब्राउन ने दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फॉर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इस लैंड को जो है, हमें ये लैंड जो है अपने फॉर फादर से नहीं मिली, बल्कि हमने इसको अपने बच्चों से क्या किया, उधार किया, और हमको उसे, यानी इस अर्थ को, इस प्लानट को, इन रिसोर्सेज को अपनी आने वाली
जनरेशन को उतने ही अच्छी तरीके से हैंड ओवर करना है जितने अच्छे तरीके से हमको ये मिली थी। सो इट्स इनफ चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।